Friends, very good morning. Welcome to my channel Prepiji Chemistry. In this video session, we are going to discuss the electrochemistry. Okay, so let us start. Electrochemistry, the branch of chemistry which deals with the production of electrical energy with the help of a spontaneous redox reaction or the utilization of electrical energy to perform the non-spontaneous केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है एनर्जी का, जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि यहां पे क्या हो गया, इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy used to perform chemical ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से ये हमारा केमिस्ट्री का ब्रांच हो जाता है जिसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक हो रहा है कि केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन इसके परफॉर्मेंस से क्या हो रहा है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया क्या है, गैल्वेनिक सेल। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब रिवर्स आ जाओ। रिवर्स में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन होने से एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। और ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक्चुअली क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जैसे कॉपर आयन के सॉल्यूशन में, कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग जिंक के ग्रेन्यूल्स को डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कराता है और ये खुद को कन्वर्ट कर देता है जिसमें जिंक आयन में, और कॉपर जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे जब भी हम लोग जिंक के ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, एनर्जी जनरेशन होता है। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होता है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब चलो रिवर्स, अगर हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, यानी कि अब कॉपर को हम लोग क्या करें,
जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अब हम लोग इसको परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जिंक जो है रिड्यूस हो जाता है और कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें दे रहे हैं, और जिससे यह रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशन हुआ। पहला हुआ जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और ये यूटिलाइज होता है कहां पे, तो गैल्वेनिक सेल में। लेकिन यहां देखें तो ये क्या होता है, ये परफॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला टर्म है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो देखो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन से आया। एक्चुअली क्या था, सबसे पहले एक रिएक्शन देखा गया कि जब हम लोग कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक का थिन प्लेट रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद अबाउट 1 आवर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का, कलर ऑफ दी कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज ब्लू, ये जो है डिसअपियर होने लगता है और ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो अब कंडीशन है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में अवेलेबल था ये जिंक मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में गया और कन्वर्ट हो गया कॉपर मेटल में, और जिंक आयन खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया और इसलिए इसका कलर क्या हो गया, डिसअपियर होने लगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में जो जिंक आयन अवेलेबल है इसको टेस्ट करने के लिए एक्चुअली H2S को हम लोग क्या करते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं और फिर उसको पास करते हैं हम लोग ये कलरलेस सॉल्यूशन से। तो क्या होता है, ZnS का व्हाइट प्रिसिपिटेट एपियर होता है, ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट जो है ये एपियर होता है। तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट में जो है वो जिंक आयन अवेलेबल है, तभी ये फॉर्म करेगा, अदरवाइज कॉपर से H2S रिएक्ट करके क्यूप्रिक सल्फाइड बनाएगा जो क्या होगा, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कॉपर आयन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये ब्लैक कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब इसी रिएक्शन को रिवर्स करो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं ZnSO4 और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं कॉपर मेटल को। ये हमारा कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल। ये कौन सा था, जिंक मेटल। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉपर को जब हम लोग जिंक सल्फेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगर प्रोडक्ट बनता तो कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये ब्लू कलर होता है। तो ये ब्लू कलर का अपीयरेंस जरूर शो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि इसको जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, खुद को ऑक्सीडाइज और कॉपर को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं और ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर मेटल के रॉड को, इसके थिन प्लेट को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से कॉपर जो है ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और इनको रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर आयन से सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे फिर से देखो, जैसे ही इसको डिप करेंगे क्या होगा, सॉल्यूशन ब्लू कलर का अपीयरेंस देने लगेगा। साथ साथ अगर हम लोग इस कॉपर आयन को ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से तो क्यूप्रिक सल्फाइड बनता है जो क्या होता है, ब्लैक प्रिसिपिटेट होता है, ये ब्लैक कलर का होता है।
तो जब ये ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉपर जो है रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म कराने में कैपेबल है, यहाँ पे जिंक कैपेबल है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यही से ये कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली क्या किया गया, एक रिएक्शन परफॉर्म कराया गया, रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली एक सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर्ड होता है, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया गया, जिंक के रॉड को डिसॉल्व किया गया। तो देखा गया कि ये जिंक रॉड जो है इसमें डिप करने के बाद ये रिएक्शन परफॉर्म कराता है, और कॉपर आयन जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये जिंक से ट्रीट होने के बाद जिंक सल्फेट यानी कि कलर इसका डिसअपियर हो गया और कॉपर मेटल दे रहा है, यानी कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, और इस रिएक्शन से एक्चुअली हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के परफॉर्मेंस के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग इस रिएक्शन को यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, बस किया क्या गया कि ये जो दोनों रिएक्शंस यहाँ पे दोनों जो हैं एक ही कंपार्टमेंट में थे, एक ही कंटेनर में हो रहे थे, इनको सेपरेट किया गया। क्योंकि इनको सेपरेट किया गया, ऐसा करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जिंक से कॉपर में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, अब वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर होगा। अब अगर हम लोग मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो उस वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इन रिएक्शंस को नोट करो, तो फिर हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। चलो अब यहां हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अटिपिकल गैल्वेनिक सेल। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में हमारे पास दो सेपरेट कंपार्टमेंट है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनके सॉल्यूशंस को इनके मेटेलिक रॉड के साथ रख रहे हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब याद करो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें क्या हो रहा था कि जिंक जो है वो कॉपर को रिड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने लिया जिंक मेटल, हम लोगों ने लिया जिंक मेटल विथ इट्स सॉल्यूशन ZnSO4. That means a zinc rod is dipped inside the solution of the zinc sulfate, that means its own ion. Okay, in reduction half compartment, reduction half cell, we take the copper as electrode, copper rod with its कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो कंपार्टमेंट जो है ये एक्चुअली क्या हुए हैं, एक मेटल का यानी कि जिंक को हम लोग लिए हैं, जिंक क्या कर रहा है, ये अपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट है। यहाँ पे कॉपर लिया, कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट है। अब हम लोग इन दोनों रॉड को क्या कर रहे हैं, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर से अटैच कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऐड करेंगे देखो क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, दैट मींस कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जिंक मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज होगा जिंक आयन में और प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू कैरी होगा और ये आएगा यहाँ पे यानी कि कॉपर रॉड के पास। अब इस सॉल्यूशन में जो अवेलेबल कॉपर आयंस हैं ये मूव करेंगे इस रॉड की ओर। ओके, और ये कॉपर आयन क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें,
कॉपर मेटल में, यानी कि ये इस रॉड पे डिपॉजिट होने लगेंगे। इस जिंक रॉड से जिंक जो है कंटिन्यूअसली जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रॉड पे एक्चुअली जिंक आयन के सॉल्यूशन में जाने से इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ये होता है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो इस रिडक्शन कंपार्टमेंट में, रिडक्शन हाफ सेल में कंटिन्यूअसली कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं इस रॉड पे, तो इस पे ग्रेजुअली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह से ये जो कंपार्टमेंट है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन कंपार्टमेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो इस तरह से एक हमारा एनोड हो गया, दूसरा हमारा कैथोड हो गया। ये दोनों एक दूसरे से करंट कैरिंग वायर से अटैच्ड हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड में हो रहा है, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा करंट का फ्लो शो कर रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से जब हम लोग रिएक्शंस को, रेडॉक्स रिएक्शंस को सेपरेट कंपार्टमेंट में परफॉर्म करा रहे हैं, तो यहां से जो जनरेट इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और इस तरह से ये हमारा टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, एक जगह ऑक्सीडेशन और दूसरे जगह रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड, जहां रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। जब दोनों रिएक्शन को आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं इनका कंबाइंड रिएक्शन। तो देखो जिंक मेटल जो है ये कॉपर आयन को रिड्यूस कर रहा है, और कॉपर आयन जो है ये रिड्यूस्ड होकर के कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक आयन जो है ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल क्या होगा कि जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जिंक आयन का फर्दर आना सॉल्यूशन में रुकने लगेगा। ये जिंक आयन क्या करेंगे, उनको रोकेंगे रिपल्सिव फोर्स के कारण। ठीक यहाँ पे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ ही टाइम के बाद हमारा सेल जो है, हमारा जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है जिससे करंट जनरेट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर इसको कंटिन्यू रखने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर ऐड किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो एक यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है, इट इज यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन रखा जाता है। यहाँ पे सॉल्ट अवेलेबल होता है, सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है, तो ये KCl हो सकता है, या फिर ये NH4NO3 हो सकता है, या फिर ये KNO3 हो सकता है। तो इनमें से कोई भी सॉल्ट हो सकता है। ये इसके सेमी सॉलिड यानी कि जेली फॉर्म में होता है। एक्चुअली क्या किया जाता है, इसको, इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर मीडियम के साथ मिक्स करके इसको जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, तो देख सकते हो क्लोराइड आयन मूव करेगा इस सॉल्यूशन में और पोटेशियम आयन मूव करेगा इस सॉल्यूशन में। और ये करेंगे क्या, तो क्लोराइड जिंक से कंबाइन करके इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, जिंक क्लोराइड में, और पोटेशियम जो है
पोटेशियम सल्फेट में, यानी कि ये दोनों एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जो नेट न्यूट्रलिटी है यानी नेट चार्ज बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब करंट हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। तो इस तरह से यह हमारा हो जाता है क्या, एक गैल्वेनिक सेल जो कि दो कंपार्टमेंट को रखता है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ में एक मेटेलिक रॉड होता है जो इसके खुद के सॉल्ट के सॉल्यूशन में होता है। फिर रिडक्शन हाफ जो कि कैथोड होता है, और इसमें क्या होता है, एक दूसरा मेटेलिक रॉड होता है और ये खुद के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ट होता है। इन दोनों को हम लोग एक सॉलिड कंडक्टिंग वायर से ऐड करते हैं और फिर इंटरनली हम लोग सॉल्ट ब्रिज से दोनों ही सॉल्यूशन को अटैच करते हैं, दोनों ही कंपार्टमेंट को जोड़ते हैं, जिससे हमारा क्या हो, करंट का प्रोडक्शन हो। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन हाफ होगा उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, जहां पे रिडक्शन होता है उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, और कंप्लीट को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो। तो फर्दर हम लोग देखते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, चलो पहले नोट करो। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन में देखा कि एनोड कंपार्टमेंट, एनोड जिसको हम लोगों ने बोला ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड इन अनदर एट कैथोड, यहां पे क्या हुआ, यहां रिडक्शन हाफ सेल, प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्पेशल केस है, जिंक मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और कॉपर जो है ये गेन कर रहा है, कॉपर आयन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में, और फिर ये ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और ये जा रहा है कहाँ पे, तो रिडक्शन कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट थ्रू solid conducting wire is from anode or oxidation half cell to रिडक्शन हाफ सेल आकर, यानी कि ये एक्सटर्नल सर्किट में कहां से होता है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में। एक्चुअली यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि वो सेल जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कहां पे, जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है, या फिर अल्टीमेटली फ्रॉम द कंपार्टमेंट वेयर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज लोअर टू द कंपार्टमेंट वेयर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज हायर। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, एनोड से कैथोड कंपार्टमेंट में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो है ये क्या करता है, ये सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करता है। यहाँ पे दी सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू हाफ सेल, हाफ कंपार्टमेंट थ्रू दी इंटरनल सर्किट। ओके, एक्चुअल क्या होता है कि ये जो है ये इन दोनों कंपार्टमेंट के नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना यह है कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज होता है उसके पास स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि द मोबिलिटी ऑफ आयंस शुड बी इक्वल। तो यहां आपको ध्यान देना है कि जो आयन हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज में यूज कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, मोबिलिटी सेम होना चाहिए। मोबिलिटी का मतलब कि मूवमेंट। तो यहाँ हम लोग जो KCl ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन ये प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हम लोग KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो यहाँ भी पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन, या फिर हम लोग ले रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, यहां भी आयन का साइज जो होता है इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड आयंस जो होते हैं उनके साइज इक्वल होते हैं, और जब साइज इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनकी मोशन, इनका जो मूवमेंट होता है वो सेम स्पीड से होता है। तो ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक आयन इसमें पहुंच गया और एक आयन यहाँ जाते जाते रुक गया, तो फिर क्या होगा, नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा, और जब वो मेंटेन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया स्पेशल गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जिंक और कॉपर रॉड को यूज कर रहे हैं, जिंक के सल्फेट सॉल्यूशन को और कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो इतना नोट करो। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट ब्रिज में जो है हमारे पास क्या है, KCl है, NH4NO3 है, या फिर KNO3 है। कोई भी हम लोग सॉल्ट ले सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसमें ध्यान देना है कि इनका आयनिक मोबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जब है तो ये दोनों सेम स्पीड से दोनों ही कंपार्टमेंट में जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए इन्हीं आयंस का यूज करते हैं जिनका साइज इक्वल है, इसलिए इनकी आयनिक मोबिलिटी भी इक्वल होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इट अवॉइड्स मैकेनिकल मिक्सिंग। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों जब सेपरेट होंगे तो इन दोनों सॉल्यूशन का मिक्सिंग नहीं होगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, इट मेंटेन नेट न्यूट्रलिटी। एक्चुअली क्या है, इधर कटायन का नंबर बढ़ रहा है, इधर एनायन का नंबर बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे जो अवेलेबल सॉल्ट ब्रिज है इसमें अवेलेबल जो आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयन यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैथोड कंपार्टमेंट में मूव करेगा, और इस तरह से ये क्या करेंगे, इनको नेट न्यूट्रल, यानी कि इनमें जो अवेलेबल एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक्सेस नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और इसलिए ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी को। ठीक है, अब जंक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली क्या होता है कि जब दोनों सॉल्यूशन कांटेक्ट में होते हैं तो आयंस जो है ये डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो जब आयन का मूवमेंट होता है डिफरेंट स्पीड से, तो फिर क्या होता है कि उनके जंक्शन पे एक अलग से पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को अवॉइड करने में सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, चलो अब आप इनको नोट करो। तो हम लोग एक अलग से डैनियल सेल डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम लोग उसको पोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सॉल्ट ब्रिज जो है, अब इसको आप लेकर के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, तो पोर्टेबल डैनियल सेल को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट करो। तो देखो, हम लोग एक पोर्टेबल डैनियल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, एक्चुअली डैनियल सेल जो है ये भी गैल्वेनिक सेल ही होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल और इसमें एक डिफरेंस होता है। डैनियल सेल जो है एक्चुअली इसमें हम लोग स्पेसिफिक रॉड लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कॉपर एंड जिंक कपल ही यूज करते हैं, और इन्हीं के सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज करते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड्स को ले सकते हैं जिनमें कंटिन्यूअस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज सेम है। यहाँ भी केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टिपिकल डैनियल सेल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिए हैं। अब सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करने से बेनिफिट क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करने से बेनिफिट क्या है कि हम लोग इसको पोर्ट कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग डैनियल सेल जो होगा उसको पोर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, कॉपर वेसल्स यूज करते हैं, और कॉपर वेसल के अंदर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है।
ठीक इसके अंदर एक और वेसल होता है जो क्या होता है, पोरस वेसल होता है, और इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और इसके ठीक सेंटर में जिंक रॉड डीप होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो है फ्लो करेगा। तो देखो इसका फंक्शनिंग जो है ठीक वैसे ही है। यहाँ पे जिंक जो है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, कॉपर आयन, ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और कॉपर मेटल में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोरस जो वेसल है, इससे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन में, यानी कि जो आउटर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। और जब ये इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, माइग्रेट होने लगते हैं इसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, वहां पे माइग्रेट होते हैं और वहां पे जो एक्सेस जिंक होता है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का जो वर्क है, फंक्शन है, वो एक्चुअली SO4-2 ही कर दे रहा है, जिससे इस सेल का नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो इस तरह से ये हमारा एक टिपिकल डैनियल सेल हो जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम लोग गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और कैसे हम लोग नर्स इक्वेशन यूज करके सेल पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, एक्टिविटी ऑफ सेल को फाइंड करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ठीक है, चलो नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।